Recording started. Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are going to practice the past paper question of superposition, and let's start from the latest one. ये पेपर आल दो मेरे पास बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं, लेकिन इस पेपर में जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है वही से स्टार्ट कर रहे हैं उल्टा। जी बेटा जी। uh, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट होती है, हैज अ वेवलेंथ। स्टेट द नेम ऑफ प्रिंसिपल रीजन ऑफ, रीजन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं गिग्स ऑफ वेमर, gamma, X-ray, UV, ultraviolet, P visible, I for infrared, M for microwave, R for radio। अच्छा, उसने वेवलेंथ दी हुई है, तो बेटा याद रखना रेडियो की वेवलेंथ होती है 10⁻�0। तो अब जो जो हम जाते हैं ना, तो वो 2 माइनस होती जा रही है, ये 10⁻⁻2, फिर इंफ्रारेड -4, विजिबल इज -6। ठीक है, तो ये इज वेरी वेरी क्लोज टू विजिबल, लेकिन रियलिटी में ये बड़ी अप्रोक्सीमेट है। जो हमारे पास होती है ना विजिबल होती है विबग्योर, उसकी होती है 350 नैनोमीटर से। 350 नैनोमीटर को नैनो -3 इसे करेंगे तो वो 0.35 इंटू 10⁻⁻6 होगा। लेकर 650 680 तक कह लें आप, तो 0. नैनोमीटर में 0.65 10⁻⁻6। देखो 10⁻⁻6 ये, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है भाई। तो इससे बड़ी वेवलेंथ, जो जो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही होती है, राइट की तरफ जाते हैं तो ज्यादा। तो ये बियॉन्ड है, तो इसकी सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इज इंफ्रारेड, क्योंकि ये विजिबल से ऊपर है। तो ये विजिबल की ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो दे आर बिलोंग टू इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी इससे बड़ी है। अब इससे बड़ी है हमारे पास, और ये -4 में आ जाएगी, और -2 में ये ज्यादा बड़ी आ जाती है। तो इंफ्रारेड इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर कह रहे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो इन टेराहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से v ओवर लैम्डा। तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड होती है 10⁻³ इंटू 10⁻8। वेवलेंथ है 8.4 10⁻⁻6। यहाँ मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, ये आंसर हर्ट्ज में होगा। लेकिन अगर आपने आंसर टेरा में करना होता है तो हम कैसे करते हैं, जो हमें चाहिए होता है, टेरा होता है 10⁻12, प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए, उसी से आप मल्टीप्लाई कर लो, उसी से आप डिवाइड कर दो, तो मैथमेटिकली फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें टेरा चाहिए, 10⁻12 चाहिए, उसकी जगह हम टेरा लिख लेंगे। और ये जो बाकी हमारे पास बच गया है, इसको हम सोल्व करेंगे। राइट, जैसे आप 3 को इस पर डिवाइड करोगे तो ये 0.2 समथिंग, आई एम नॉट श्योर, वो आपने करना है, कुछ आएगा इससे आगे। और 10 की पावर को सोल्व करें, 6 ऊपर जाकर -10⁻²। तो आप ऐसे लिख दें वो, या 100 को मल्टीप्लाई, लेकिन इससे आगे कुछ आएगा। अगर आप में से कोई बता सकता है तो प्लीज हेल्प कर दें कि 3 डिवाइडेड बाई 8.4 कितना आएगा बेटा। सर 3/8.4 0.35 है। 0.35। ओके राइट, 0.35। तो 355 के आगे भी कुछ है। सर 35714। ठीक हो गया, 7। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लें, तो ये आ जाएगा 35 हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 10⁻² का मतलब 100 होता है ना। तो इतने इतने हर्ट्स उसकी टेरा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम ये लिख दिया, तो यहाँ हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं।
बेटा जब आपने वर्किंग में शो कर दिया ना ये, तो बेशक अब आंसर में आप राउंड ऑफ भी करके लिख ली, एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों लिख सकते हैं इनमें 35.7 भी। ओके, नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट दैट यूजेस अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस। ठीक है जी, वेवलेंथ इज गिवन, स्क्रीन, ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द डबल स्लिट एंड स्क्रीन, इसको कैपिटल डी कहते हैं। और फॉर्मूला हमारा यूज होता है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। तो ए होता है स्लिट सेपरेशन, जो इसमें शो भी की हुई है। ए की वैल्यू नहीं गिवन तो यूजुअली हो सकता है यही फाइंड करनी हो। The light from laser has wavelength. Normally, perpendicularly separation is the slits are parallel separated by this. वो भी given है. And interference pattern fringes, dark fringes form. The distance of the skin across 8 fringes is this. बेटा 8 fringes उसने दिखाया हुआ है। बेटा ये जो एक ब्राइट फ्रिंज से अगली ब्राइट फ्रिंज तक होता है, ये होता है एक्स। ये तो यहाँ कितने एक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम एक्स। हमें एक एक्स चाहिए फॉर्मूले में लगा, तो 8 डिवाइड कर दो। तो बेटा 22 को 8 पे डिवाइड करके प्लीज बताइएगा। 22 डिवाइडेड बाय 8, 2.75. 2.75 2.75 इन मिलीमीटर। मिलीमीटर को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे वो कह देता है द लाइट वेव emerging from slits are coherent. Sir, what is meant by coherent? यूजुअली हम कहते हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड भी बीच में आ जाता है, लेकिन मैं उससे वैसे पूरा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तो व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव्स? तो बेटा जी, वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर सेड टू बी कोहेरेंट। लेकिन एक चीज जो इस पिछले दफा जो एग्जाम था उसमें या बच्चों के वो स्क्रिप्ट चेक किया, उसमें एम्पलीट्यूड भी मेंशन था। ये कहीं मैंने देखा है, चलो उसको यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आई डो नॉट एग्री विद एम्पलीट्यूड। बहरहाल लिख लें, कैलकुलेट द सेपरेशन ए। तो वही हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो बस आप ए को सब्जेक्ट बना लो या बाद में रीअरेंज कर लेना, चॉइस विल बी योर्स। तो लैम्डा है जी 6.2 10 माइनस 7, डी 2.8 है, और सेपरेशन थी 2.75 मिली में थी, तो 10 इज टू पावर माइनस 3। आई होप मैंने कोई वैल्यू गड़बड़ नहीं की। ठीक है, -7। ओके, तो दिस इज विल बी योर आंसर इन मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में रखें। फिर कह रहा है जी, अब अगले पार्ट है ना एक्सप्लेनेशन वाले, ये थोड़ा आपका इम्तहान लेते हैं। फ्रिंज पी इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस। Fringe Q and fringe R are the nearest dark fringes. The nearest bright fringes respectively to the right of the fringe P as shown in 5.3. P is the central bright fringe. Dark fringe and the near bright fringe. The Q or dark fringe. Calculate the phase difference in distance in the difference in distances. Path difference के अंदर from each slit to the center of the, देखो बेटा ये जो पाथ डिफरेंस होता है ना, हमने बताना है। वो ये होता है कि जो पी सेंटर वाली है, तो एक से यहाँ फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस 0 होता है दो वेव्स का, स्लिट का, और उससे आगे होता है हाफ वेवलेंथ। उससे आगे फिर हाफ वेवलेंथ चेंज होता जाता है लैम्डा। फिर उससे आगे एक और हाफ वेवलेंथ है, यानी हर एक फ्रिंज से अगली फ्रिंज तक, डार्क और ब्राइट में हाफ वेवलेंथ का चेंज होता है।
फिर अगली ब्राइट में 2 वेवलेंथ, फिर उससे आगे में एक और हाफ हो देगा 2.5 तो 5/2 कहते हैं, फिर एक और हाफ 3 वेवलेंथ, राइट। तो ये हाफ वेवलेंथ का चेंज आता रहता है। तो अभी हमने पी क्यू और आर में करना है, तो उसमें किसका पूछे है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच स्लिट टू द सेंटर। फ्रॉम ईच स्लिट टू द सेंटर ऑफ फ्रिंज क्यू, दोनों का, दोनों ब्राइट का। तो दोनों साइड से बेटा, एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं तो हाफ वेवलेंथ होता है, क्यू से इधर भी जाएंगे हाफ वेवलेंथ, इधर भी जाएंगे हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस। तो डिफरेंस विल बी हाफ ऑफ द वेवलेंथ, और वो हाफ वेवलेंथ हमें पता है 6.2 10⁻⁻7 मीटर है। तो जब आप उसको 2 पे डिवाइड कर लो, द आंसर विल बी दिस। फिर कह रहे स्टेट द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन द लाइट वेव्स मीटिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज आर। फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा जी? क्यू पर हाफ वेवलेंथ हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। फेज डिफरेंस सेंटर वाली पे 0 होता है, सेंटर वाली पी ये है, और जो जो हम आगे जाते हैं पाई, फिर और आगे जाते हैं 2 पाई, फिर आगे जाएंगे, यानी पाई पाई का डिफरेंस हो जाता है। तो क्यू पे फेज डिफरेंस इज 1 पाई एज कंपेयर टू पी। ठीक है बेटा, तो इट विल बी 1 पाई। और उसने पूछा डिग्री में, ये भी देखो चलाइए, पाई रेडियन होता है एंड डिग्री में इट इज 180 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। A microphone and CRO are used to analyze the sound wave of frequency 5000 Hz. The trace is this. 1 सेंटीमीटर भी बताया हुआ है। डिटरमाइन द टाइम बेस्ड सेटिंग। टाइम बेस्ड सेटिंग होता है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है इन सेकंड पर सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, अगर आप टाइम पीरियड देखो इसका, यहां से लेकर यहां तक एक वेव कंप्लीट हो रही, तो ये 4 सेंटीमीटर बन रहा है, राइट। तो 4 सेंटीमीटर टाइम पीरियड है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5000 बेटा। इसको आप डिवाइड कर लोगे 1 पर, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0002 मेरे ख्याल में, और दिस विल बी इन सेकंड। ये टाइम पीरियड है, हमें सेटिंग बताना है 1 सेंटीमीटर, तो टाइम पीरियड 4 सेंटीमीटर में है, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो बेटा इट विल बी 0.0005 सेकेंड पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने उसने कोई उसमें कन्वर्ट करने के लिए तो नहीं कहा, तो दिस विल बी द आंसर। वर्किंग हमने उधर कर ली ताकि हमें ट्रेस भी नजर आए। सेकेंड पर सेंटीमीटर, सेकेंड में था, मिली में नहीं। ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया। नेक्स्ट में कहते हैं intensity of the sound detected by the microphone is now increased from its initial value of I to a new value 3। तो अब आप ऐसे आपके नॉलेज के लिए I is proportional to this, एक मामला ये भी है, कल भी हमने इसके क्वेश्चन किए थे, तो मे बी इट कम्स टू प्ले हियर। चलिए पढ़ लेते हैं, ऐसे हम पहले भी लिख रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड, assume that the amplitude is proportional to the amplitude of sound। वो कह रहा है कि जो CRO है वो असल साउंड का भी एम्पलीट्यूड वही है दोनों का, यानी हमें वहीं से एम्पलीट्यूड लेना है। स्केच द न्यू ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO, नया बताना है। तो अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स से पहले वाले की इंटेंसिटी ये थी, दूसरे वाले की इंटेंसिटी, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या था, आप ऐसे ही ले सकते हो, वरना नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो हम वैल्यू रख लेते हैं, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी। तो आप 5 स्मॉल बॉक्सेस मैंने लिए, स्मॉल छोटे स्क्वायर्स। तो हमने दूसरे के फाइंड करने,
उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आई से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई होगा ये इधर, 5 का स्क्वायर 25, 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, ये सेकंड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेटा 75 का स्क्वायर रूट क्या है सर 8.66। 8.66 हो गया, ठीक है, 8.66 और 8.7 ले लेते हैं, यानी दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 8.7 है। अब वो कैसे करोगे भाई, ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.7 कुछ यहाँ आ जाएगा, इसका नीचे भी 6 7 8, यहाँ 6 7 8, यानी उससे, तो अब हम वेव बनाएंगे। उसने क्या था, फ्रीक्वेंसी अनचेंज है, तो अप एंड डाउन का इसका बिल्कुल पैटर्न सेम होगा, तो दिस विल बी द न्यू वेव, राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब कोई पार्ट मिस तो नहीं कर दिया हमने, यस, ये कोई आगे चलेगी, नहीं ये तो हो गया। वही कोई हमने क्वेश्चन मिस कर दिया कहीं, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ये कर रहे थे 500, मैं ज्यादा आगे चला गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज दिस, अब बेटा जी ये दो स्लिट के दरमियान सेपरेशन है, इसे हम कहते हैं स्मॉल ए, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, यहाँ डी गिवन नहीं, वही फाइंड करना होता, वेवलेंथ मेंशन कर दिया है, स्लिट सेपरेशन स्मॉल ए है, ये डी हमने कैलकुलेट करना है, होगा कहीं ना कहीं। कोहेरेंट लाइज वेव फ्रॉम द स्लिट पैटर्न ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, तो पीछे से इंपॉर्टेंट वर्ड मिस नहीं हुए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज दिस, बेटा दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट तक जो डिस्टेंस है उसे एक्स कहते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द मीटिंग एट पॉइंट पी, पॉइंट पी सेंटर पर है बेटा, यहाँ जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, यानी दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जो सेंटर में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स ऐड हो जाती हैं, कंस्ट्रक्ट का मतलब, ठीक है, देयर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड्स आर एडेड, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, इनके एम्पलीट्यूड्स आर एडेड, ये लिखने दोनों में से एक बात, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही ऐड हो रहे हैं, दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी, तो भाई वही फार्मूला एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, तो आपने डी कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज बाकी गिवन है, उसको आप सब्जेक्ट बना लें, ये कर सकते हो आप, तो इसलिए मैं इसको जरा जल्दी से, जी, एक्स उसने दे दिया हुआ है 4 - 3, ए -4 है और ये नैनोमीटर में है, प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। सो बेटा जी एक्स हमारे पास सबसे पहले 4 × 10⁻³ है, ए है 3.6 10⁻⁻⁴, और लेमडा है 630 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। सॉल्व इट, यू गेट द आंसर। फिर कह रहा है वेवलेंथ इज नाउ वेरीड, this causes a variation in the distances between the center of two adjacent fringes. The distance d and the separation are unchanged. Sketch a graph to show the variation of x with lambda from this to this. देखो बेटा कि हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, तो यहां से पता चलता है ऊपर वाले के साथ हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन होता है, राइट, ओरिजिन होता है जब एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, तो वो शुरू कर रहा है लैम्डा 400 से, जीरो से नहीं कर रहा, इसका मतलब हम जीरो से नहीं ग्राफ शुरू करेंगे, और हो गया आगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन, वो आपकी मर्जी है, आप
इधर तक ले जाओ, ज्यादा ऊपर तक ले जाओ, चॉइस विल बी योर्स। क्लियर? चलें आगे। जी बेटा जी। अरहम, फाइज, फाइन। जी Yes, बेटा, sir. सोफा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर कह रहा है लाइट फ्रॉम अ लेजर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस। अच्छा, ये सारे डबल स्लिट वाले आ रहे हैं। ये कोई डबल स्लिट इससे लिखा हुआ सुपर पोजिशन है। कोई स्टेशनरी वेव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वैरायटी भी मिले। अच्छा, कल हमने स्टेशनरी वेव वाले कर रहे थे, काफी काफी क्वेश्चन कर लिए थे। फिर भी ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन डिफरेंट भी आए, सारे एक जैसे ना ना आज। ये अब पता नहीं कैसे क्वेश्चन, इसको ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। जी। पैरेलल राइट रेज फ्रॉम द सन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नजर आ रहा है द मैग्नीफाइंग ग्लास डायरेक्ट द लाइट टू एन एरिया ऑफ ए रेडियस आर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है क्योंकि रेडियस गिवन है। ठीक है जी। और उसने हाइट भी 5.5 बताई हुई है, ये डिस्टेंस सेंटर से। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन विद द रेडियस ऑफ, इसने लेंस का रेडियस बताया। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन इंसिडेंट ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास इज दिस। जो ग्लास तक पहुंच रही है वो इतनी इंटेंसिटी है। बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो देखो वो उसने रेडियस दिया ना सर्कल का, तो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर और इंटेंसिटी गिवन आई, तो हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो वो से देखो पावर ही कैलकुलेट करने को क्या हुआ। तो और वो किलो वाट में गिवन है, ये भी सेम है, किलो का मतलब 10⁻³ है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास पर, तो बस आपके लिए सब्जेक्ट बना रहे हैं, आई इज इक्वल टू पी ओवर ए एरिया। तो पावर क्या इक्वल होगी आई टाइम्स ए, और आई क्या होगा बेटा, वो है 1.3 किलो। किलो नहीं भूलना बेटा, ये प्रीफिक्सेस दे आर रियली इंपॉर्टेंट। और एरिया होगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटी का मतलब सेंचुरी से 100 से डिवाइड कर दें या 10⁻⁻² लिख दें, एक ही बात है। और डू नॉट फॉरगेट इसका स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर नहीं है, ये मैथमेटिकली थोड़ी गलत लिख दिया, रेडियस का स्क्वायर। कर लेंगे आगे, राइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आर इज दिस, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ ऑन दिस एरिया। तो देखो आपने यहाँ पर आकर एरिया जो है वो कम हो गया, लेकिन इंटेंसिटी तो वही है। वो जितनी पावर थी, इंटेंसिटी थोड़ी हमने कैलकुलेट करनी है, पावर तो उतनी ही आगे जा रही है। ठीक है, दैट ऑल इंसिडेंट ऑन द मैग्नीफाइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। यानी कह रहे जितनी लाइट आ रही है वो सारी आगे चली जाती है, तो उतनी ही पावर आगे ट्रांसफर होगी। अब आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू पी ओवर एरिया। तो बेटा अब पावर जो आपने यहां से कैलकुलेट ये रखी है, और बस आपने एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, और पाई इज 1.5 मिली, मतलब 10⁻⁻³ यहां से पावर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे आप कर लेंगे होपफुली, राइट। A laser emits a beam of electromagnetic wave of frequency. Show that the wavelength is this. तो wavelength क्या है, v is equal to f lambda, से lambda is v over f। तो इन सब की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, और फ्रीक्वेंसी इज 8.1 10⁻⁻, ये है फ्रीक्वेंसी 3.7 10⁻15। तो बेटा अब आपने कैलकुलेट कर लेनी है इन मीटर्स। से द रीजन ऑफ लाइट, अच्छा रीजन भी बताना है, तो अब ये करोगे कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताना पड़ेगा आपको। 0.8 के करीब शायद आ जाएगी, 9 या 8।
और 10 रेज टू पावर, ये 15 माइनस हो जाएगा -7। जी बेटा, तो 10 रेज टू पावर, अभी हमने कहा था कि जो लाइट होती है हमारे पास विजिबल, वो 0.35 से 0.65 इंटू 10 रेज टू पावर -6 में होती है। तो ये उससे ज्यादा माइनस आ रही है। तो उससे कम वाली जो वेवलेंथ होती है, विब के हो रहे हैं ना, सो गिग्स ऑफ विमर, तो इसका मतलब ये विजिबल से कम वेवलेंथ जो सी होती है वो लेफ्ट साइड पर होती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रा वायलेट। ये -8, और यानी कि विजिबल से आगे फिर यही है जिसकी वेवलेंथ कम है। लेफ्ट पे जा रहे होते तो वेवलेंथ कम हो रही होती है गिग्स ऑफ विमर में। सो बेटा, इट इज अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट में वो कह रहा है द बीम ऑफ लेजर नाउ पासिस थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला मैं आपके लिए बता देता हूँ। रीन के लिए एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। हमने इसलिए क्वेश्चन चेंज किया कि बाकी फॉर्मूलाज भी हो जाए, अब अटेम्प्ट हो जाए, बाकी भी कुछ ना कुछ हर फॉर्मूला में से करें। स्टेशनरी वेव के हमने कल बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, बस वो वेव में स्टेशनरी वेव बहुत इन्वॉल्व था। नाउ पासिस थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद दिस 2400 लाइंस पर मिलीमीटर। बेटा ये एक बात, ये जो डी होता है ना, ये होता है 1/लाइंस, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। पर मीटर, तो मिलीमीटर में अगर इतने हैं तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, इट विल मेक अ वेरी स्मॉल वैल्यू। मैंने लिख दिया, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे तो देखते हैं। Our detector sensitive to the wave emitted by the laser is moved through an arc of 180 degree in order to detect the maxima produced by this। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करते, ये हमने यूज भी किए हुए जब मास्टर्स कर रहे थे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा डिटेक्टेड बाय दिस। बेटा नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है 2n+1। तो पहले आप n फाइंड करेंगे मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम के लिए हमने एंगल जो सा होता है वो 90 डिग्री रखना। ठीक है, ये जेन में रखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर, एन होता है ऑर्डर। तो पहले हमें मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करना है, और मैक्सिमम ऑर्डर के लिए एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां से जो एन आएगा उसको हमने यहां रखना है। ठीक है बेटा जी, ये सारे नंबर। अब हम उसके लिए हमें लैम्डा और डी के जो वैल्यू हमने देख लिए। देखो वेवलेंथ कहीं गिवन है, हाँ, तो वेवलेंथ ऊपर हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू बताइएगा यूज हो रही, ये भी इसमें बताया 0.81, जिससे हम 81 राउंड ऑफ कर लेंगे, तो मैं उसी की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ। ये बोथ आर सेम, मैथमेटिकली आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिखें, क्लियर। तो वेवलेंथ है 8.110 इज माइनस, तो मैक्सिमम ऑर्डर के लिए 8.1, यहाँ ना आई नीड योर कैलकुलेटर, क्योंकि ये जो एन होता है ना, हम इसको राउंड डाउन करते हैं, काउंट डाउन करते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते। यानी अगर 3.7 भी आया तो 3 लेंगे, तो इसलिए आपने मुझे कैलकुलेटर से बताना है। डी की वैल्यू 1/2400 टाइम्स 1000, और साइन 91 होता है, उसकी वैल्यू की जगह 1 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और लाइन्स 2500 गैस। प्लीज इसका ना मुझे इसकी वैल्यू मुझे बताइए। सर यहाँ पे 2400 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। नहीं बेटा, आपको इस फॉर्मूले में भी इशू है ना, ये जो डी होता है ना, इस फॉर्मूले में फ्रिंज स्पेसिंग इसे कहते हैं, स्लिट स्पेसिंग।
इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। 1 मीटर में कितनी लाइन है? तो आप देखो, 1 मिलीमीटर में अगर 2400 लाइंस आ रही हैं तो मिलीमीटर कितना छोटा होता है। तो 1 मीटर के अंदर तो ज्यादा बड़ा होगा ना, उसके अंदर लाइंस ज्यादा आ जाएंगी। तो ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो यहाँ वर्किंग हुई हुई है वो ठीक है, आपको समझना है इसको, राइट। यहाँ इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा इशू आ रहा है, ये मैथमेटिकल बात थी थोड़ी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। पर मीटर को आपने इंपॉर्टेंट देनी है, इसलिए पर मीटर स्पेशली साथ लिखा भी है। तो 1 मिलीमीटर में अगर 2400 लाइंस है तो मिलीमीटर बहुत छोटा है, तो 1 मीटर में तो ज्यादा होंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1000 मिलीमीटर होते तो ये मिलीमीटर है ना, उसमें इस जैसे 1000 होंगे। हर एक में 2400 लाइंस होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी? दिस मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये पॉइंट आपकी वजह से बहुत से लोगों को अगर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो काम आएगा। यहाँ मुझे एन की वैल्यू बताइएगा प्लीज। सर 51.44 आ रहा है। 51.44। तो बेटा हम ना इसे हमेशा राउंड डाउन करते हैं। अगर ये 51.7 भी होता था तभी हम इसे 51 ले लेते, अगर आपने मिस्टेक नहीं की। तो नंबर ऑफ मैक्सिमास का फॉर्मूला होता है 2n+1। तो 2 टाइम्स 51 प्लस 1, ये 102 में एक ऐड करेंगे 103। बेटा इसको मुझे चेक करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी 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 आई हुई है। चलो आपकी भी तसल्ली हो जाएगी साथ में। क्वेश्चन नंबर इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो वो अपलोड नहीं कर रहा इसको, मैं इसको दोबारा ना बंद करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये जब इसके ऊपर मैं इनोटेशन करता हूँ ये थोड़ा स्लो हो जाता है। जी आई होप यू कैन सी इट क्लियर। अब नजर आ रहा है, जब बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होगा हमारी वर्किंग सेव होगी भी, इसलिए नो वरीज। क्वेश्चन 4 छोटी देख, ये 5.1 आ रहा है, 51 नहीं आ रहा। देखो उन्होंने 24,000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, है ना, 10⁻³ राइट। तो ये चलो आपकी तसल्ली भी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, 51 नहीं है, 5.1 है। आप दोबारा करोगे, कैन यू हियर मी क्लियर? यस सर। ओके बेटा, इसे दोबारा ट्राई करें ताकि आपकी कैलकुलेशन में भी अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो हम उसको रेक्टिफाई यहीं कर लें। और आपको भी दिखाने का मकसद वो 1000 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब अगर हम इसमें चेंज करेंगे 5.1, दोबारा चेक कर लो कि ये 51 ही आ रहा है। वैल्यूज हमने वही लिखी है, ये -8 है, ठीक है बेटा। जी सर, वो अब 5.1 आ रहा है। मैंने पहले 10⁻⁻7 कर दिया था। चलो दैट्स परफेक्ट, 5.1 आ गया। तो राउंड डाउन हम करेंगे तो 5 कर लेंगे, तो यहाँ हम 5 रखेंगे। 2 5 10 प्लस 1 विल गिव यू 11, राइट बेटा। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करने, देन इट विल बी ऑल फॉर टुडे। कल हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे।
और मैंने आप लोगों को इसलिए पहले मैसेज कर दिया था ताकि आप एवरी डे बिफोर यू डू द पास्ट पेपर क्वेश्चन आप उसकी रिवीजन कर दो, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस भी थोड़े समझ आए कि फार्मूलाज आपने रिपीट किए हुए, मेन पॉइंट्स. द लेजर इज नाउ रिप्लेस with one that emits electromagnetic with wavelength this 300 नैनोमीटर. अच्छा, अब पहले वाले की वेवलेंथ कितनी थी? वो इतनी थी. ये तो बहुत थोड़ी है, थोड़ी नहीं है ये भी. और वो 300 नैनोमीटर, 300 नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ है. तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, यानी इसमें से -3 से इसे कर दें, तो 0.3 10⁻⁻⁶ बच जाता है. या वो अगर 8 है तो अगर हम उससे भी इससे लिखें इसमें से, तो इट विल बी 330 इंटू 10⁻⁻�8. ये इसलिए लिखा था कि -8 को -8 से कंपैरिजन कर सको. तो अब वेवलेंथ जहाँ 8.1 था वहां 30 आ गया. एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन व्हाट हैपेंड टू द मैक्सिमम नंबर. बेटा जी n और लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा. तो अगर कैलकुलेशन तो नहीं हमने करनी, हमने एन और लैम्डा में एन होता है नंबर ऑफ मैक्सिमास, ठीक है, ऑर्डर कहते हैं. और नंबर ऑफ मैक्सिमास में क्योंकि एन ही यूज होता है 2n+1, तो इनको अगर रिलेशन बनाना है तो इनको इक्वल के दो ऑपोजिट साइड पर होना चाहिए. तो आप वेवलेंथ को इधर ले आओ या एन को इधर ले आओ, तो देयर रिलेशन इज इनवर्स. इसका मतलब एज नाउ वेवलेंथ इंक्रीजेस, so the n या ऑर्डर नंबर डिक्रीजेस. मैं ऑर्डर आपके लिए लिख रहा हूं. और जब n डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी लेसर, तो लेस मैक्सिमास विल बी ऑब्जर्व्ड. राइट बेटा जी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम स्टॉपिंग द recording, but still if you have a problem you can ask.